नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। तो चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम जनधन योजना खाते में सरकार भेज रही है पैसे, आप भी ले सकते हैं लाभ। जनधन खाते में सरकार पैसे भेज रही है, लाभ लेने के लिए आप भी खुलवा सकते हैं खाता। केंद्र सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही देश के गरीब तबके को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और अपने इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने जनधन खाता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब लोगों के खाते में सरकार की तरफ से खाते में पैसे जमा किए जाते हैं। इस योजना के तहत अगली किस्त अगस्त में भेजी जानी थी। वहीं अब प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरा 6 साल हो चुके हैं। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लोगों के सीधे बैंक खाते में पहुंचता है। पीएम जनधन खाता योजना के तहत अब 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। पीएम जनधन अकाउंट में कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, ऐसे में आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। खास बात है कि आप बिना दस्तावेज़ों के पीएम जनधन स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए स्मॉल अकाउंट का समय 12 महीने का होता है, यानी कि आप इस पीएम जनधन स्मॉल अकाउंट के तहत 1 साल तक खाते में सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद आप दस्तावेज जमा करा अपने खाते को जीरो बैलेंस अकाउंट में तब्दील कर सकते हैं। पीएम जनधन स्मॉल अकाउंट में आप साल भर में ज़्यादातर 1 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। वहीं खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम जमा नहीं करा सकते हैं। महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं की जा सकती है। हालांकि इस खाते में आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पीएम जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें जमा राशि पर ब्याज 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, लाभार्थी की मौत होने पर 30,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए सीधी मदद मिलती है। खाता धारक को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। पीएम जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड के अलावा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र काम में ले सकते हैं। जनधन योजना के तहत बच्चे के बैंक खाते को खुलवाने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने पास के किसी भी बैंक या उसकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है और उसे बच्चे से भरकर जमा किया जा सकता है। बैंकों की ब्रांचों में भी ये फॉर्म उपलब्ध है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल और हुआ सस्ता, 16 सितंबर को अपने शहर के जानिए भाव। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पिछले कई महीनों से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कीमतें कम हो रही हैं। बुधवार 16 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 81.55 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में 88.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में 84.57 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 83.06 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में डीजल 72.56 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 79.5, कोलकाता में डीजल 76.6 रुपये और चेन्नई में डीजल 77.91 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही आगरा में 81.65 रुपये लीटर बिक रहा है। अहमदाबाद में 78.95 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। बेंगलोर में 84.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चंडीगढ़ में 78.46 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 रुपये प्रति लीटर या 64% है। इसमें 32.98 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपये स्थानीय बिक्री कर या वैट है। वहीं डीजल के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा करीब 63% है। यह प्रति लीटर 49.43 रुपये बैठता है। इसमें 31.83 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.60 रुपये वैट लगता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 21 सितंबर से चलेंगी किलोन ट्रेन, रेलवे ने जारी की सूचना। भारतीय रेलवे ने 20 जोड़ी किलोन ट्रेनों की सूची जारी कर दी है, जो कि 21 सितंबर से कुछ खास रूट्स पर चलेंगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि ट्रेनें श्रमिकों, स्पेशल और स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। किलोन ट्रेन यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच चलेंगी। जिन स्टेशनों के लिए ज़्यादा यात्री हैं वहाँ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए किलोन ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों को रेल सफ़र की अधिक सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेनों की
संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही ट्रेन की वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए किलोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। अब रेलवे ने 40 किलोन ट्रेनों के नंबर और समय सारणी जारी कर दी है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे सभी जोन की किलोन ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक किलोन ट्रेन सहरसा से नई दिल्ली के लिए चलेंगी, जबकि किलोन ट्रेन नई दिल्ली से सहरसा के लिए प्रतिदिन चलेंगी। ये ट्रेन रास्ते में छपरा, गोरखपुर, कानपुर स्टेशन पर रुकेंगी। बिहार से नई दिल्ली के लिए किलोन ट्रेन सहरसा के अलावा पूर्व मध्य रेल के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजगीर और राजेंद्र नगर स्टेशन से चलेंगी। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार अमृतसर, जयनगर, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, दानापुर, अहमदाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, अहमदाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली और अमृतसर, बांद्रा के लिए किलोन ट्रेनें चलेंगी। बता दें कि रेलवे की किलोन ट्रेन में वो ही यात्री सफ़र कर सकेंगे जिनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए वेटिंग टिकट मिलेगा। किलोन ट्रेन की योजना से वेटिंग टिकट में सीट कंफर्म ना होने की चिंता खत्म हो जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बंगले में तोड़फोड़ को लेकर कंगना रनौत ने बीएमसी से मांगे 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाकर बीएमसी की तरफ से 9 सितंबर को ऑफिस में की गई तोड़फोड़ को लेकर 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। कंगना ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना नेता के खिलाफ बोलने के चलते की गई है। यही पार्टी नगर पालिका को देख रही है, लिहाजा इसने तोड़फोड़ कर अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। सुशांत सिंह मौत केस में जांच को लेकर मुंबई पुलिस की आलोचना करने के बाद से कंगना महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान से कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान से तुलना की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने कंगना पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। कंगना को शिवसेना नेताओं के साथ विवाद के बीच बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कंगना ने कहा है कि तोड़फोड़ को लेकर उनकी याचिका पर बीएमसी का जवाब में किया गया दावा बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के और मनमाना था। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ शुरू करने के कुछ घंटे बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित अवैध निर्माणाधीन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ अंतरिम राहत को लेकर कंगना की तरफ से दायर याचिका पर भी बीएमसी से जवाब मांगा। बीएमसी ने 8 सितंबर को ऑफिस में रेनोवेशन और फिनिशिंग वर्क को लेकर स्टाफ वर्क नोटिस जारी किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट याचिका और बीएमसी के जवाब में 22 सितंबर को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन पर मुखर होकर लगाकर कंगना रनौत बोलती आई हैं। उनके और शिवसेना नेता संजय राउत की बीच ट्विटर पर बौर छिड़ा हुआ था। संजय राउत ने कंगना को हरामखोर लड़की तक कह दिया था। हालांकि कंगना के ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई की महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल एनसीपी और कांग्रेस ने भी आलोचना की थी। उधर कंगना ने इस मामले पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी से मुलाकात की थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब 50 वर्ष से अधिक आयु वाले स्वास्थ्य कर्मियों को रिटायर करेगी योगी सरकार। कमेटी हो गई है गठित। जी हां, बीते दिनों योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। अवगत कराया था कि प्रदेश में 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। अब सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान की जाए। इसके अलावा सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी है। इससे पहले योगी सरकार ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों को इसके बारे में सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी।
राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ राज्यों ने बदले नियम, जाने ऑफलाइन और ऑनलाइन करने का तरीका। पिछले 6 महीनों में मोदी सरकार की ओर से किसी योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वह है मुफ्त खाद्यान्न योजना की। कोरोना काल में 81 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार ने इस योजना की मदद से राशन पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान को भी आदमी भूखा ना सोए, इसके लिए मोदी सरकार ने मार्च महीने से ही राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल और दाल मुफ्त दे रही है। सरकार की यह स्कीम नवंबर तक जारी रहेगी। सरकार की इस योजना में राशन कार्ड की बड़ी भूमिका है। राशन कार्ड भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना से किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और राशन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को APL, गरीब रेखा के नीचे रहने वालों लोगों के लिए BPL और सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट नए राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तें बनाए गए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इन नियमों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने धीरे धीरे नियमानुसार सभी बंद पड़ी चीज़ों को खोलना शुरू कर दिया है। खासकर मेट्रो को भी चरणबद्ध तरीके से खोल दिया गया है। वहीं अगले सोमवार यानी 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइन साझा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाज़त मिल गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा। यहाँ छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे, इसलिए कुर्सी मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। अभी नए नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है। वैसे उनके पास ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है। स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉलेजों में प्रयोगशालाएं खुली होंगी। प्रशिक्षु 6 फीट की दूरी से उपकरण इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिम्नेजियम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे और कॉलेजों और स्कूलों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूलों के लिए सुबह की असेंबली की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र आपस में कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाएंगे। बता दें कि जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वही सरकारी नियमों के अनुसार खुलेंगे। परिसरों के अंदर छात्र छात्राओं और शिक्षकों कर्मचारियों को रहने की अनुमति नहीं होगी। बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, ज़्यादा बीमारियों वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं उन्हें परिसर में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। EPFO, ESIC और श्रम मंत्रालय ने जनहित में जारी की ये जरूरी सूचनाएं। समझें और उठाएं योजना का फायदा। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कोरोना संकट के इस दौर में अपने सदस्यों, आम जनता, कर्मचारियों और हर वर्ग के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं, सलाह और हिदायतें जारी की हैं। इन सूचनाओं में कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित होने वाले उपाय से लेकर कर्मचारी हित में गत एक सप्ताह में लिए गए ताज़ा फैसलों की जानकारी शामिल है। आप इन्हें देखें, समझें और लाभ उठाएं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान हुए बेरोजगारी। ESIC बीमित व्यक्तियों का ESIC देगा 50% वेतन। ESIC अस्पताल नोएडा में नए
शिशु वार्ड का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अब 30 बच्चे तक हो सकेंगे भर्ती। शिशुओं की भर्ती की समस्या से मिलेगा छुटकारा। कोविड-19 के कारण बेरोजगार हो चुके लोगों को राहत देने के लिए ESIC ने 7/9/2020 को आधिकारिक राजपत्र में परिवर्तन प्रकाशित किया है। इस सूचना के माध्यम से योजना में इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्णय के अनुरूप अटल बीमा कल्याण योजना को 1 जून 2020 से 30 जून 2021 तक विस्तारित करने के साथ साथ 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है। अगस्त 2020 के महीने के लिए NCSE न्यूज़लेटर प्रस्तुत किया गया है जो NCS पोर्टल पर उपलब्ध है। MCC इंफोग्राफिक्स, एक्सेस स्टोरीज, करियर इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। कोविड-19 महामारी जैसी चुनौती के बीच भी डट कर लोगों की सेवा में लगे हैं ESIC के सभी अस्पताल एवं डॉक्टर। नोएडा के ESIC अस्पताल में ही अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 68,000 रोगियों को हो चुका है इलाज। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबकास्टिंग के माध्यम से बुकलेट की रिलीज कोविड-19 सेफ वर्कप्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट होगी। नई तिथि शीघ्र ही सूचित कर दी जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। समय से पूर्व रिटायरमेंट के केंद्र सरकार के आदेश ने छुड़ाए 49 लाख कर्मचारियों के पसीने। जी हां, केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है। खास तौर पर ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों FR और CCS पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को FR 56J रूल्स 48(1)(b) ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले ही अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है। ग्रुप A और ग्रुप B में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो, रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी ग्रुप C में है और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इन कर्मचारियों को वापस मिलेगा वेतन कटौती का पैसा, जानिए कितनी मिलेगी रकम। केरल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में की गई कटौती की रकम उन्हें वापस मिल सकती है। केरल सरकार कर्मचारियों की इस मांग को लेकर गंभीर दिख रही है और माना जा रहा है कि चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को कटौती की गई सैलरी को वापस कर उन्हें खुश कर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट के बीच अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 6 दिन की सैलरी कटौती का फैसला किया। अप्रैल से लेकर अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन की सैलरी काटी गई तो उनकी 1 महीने की सैलरी के बराबर है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कुल 1 महीने की सैलरी में की गई कटौती को सरकार PF के फंड के तौर पर वापस करने
का विचार कर रही है। केरल सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी कर्मचारियों की सैलरी कटौती को वापस करने पर स्पष्ट निर्णय लेना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए ये फैसला ले सकती है और लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। गौरतलब है कि केरल सरकार के स्वामित्व वाले सभी विभागों, उद्यमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्ध सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूली के सभी सरकारी कर्मचारियों की अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच तक हर महीने 6 दिन की सैलरी की कटौती की गई थी। आपको बता देंगे, कोरोना संकट को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों ने वेतन कटौती का फैसला लिया। सरकार ने फैसला किया है कि सितंबर से हर महीने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में से 7 दिन की सैलरी काटी जाएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।